मेरे महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के कारगुजार सदर जनाब सैयद मोइन साहब, उनकी अपनी जानिब से उनके लिए ये जज्बात है मेरे कि तुम्हें पता ही नहीं क्या तुम्हारी ताकत है, तुम्हें पता ही नहीं क्या तुम्हारी ताकत है। किसी के ताज को तुम ही संवार सकते हो तो अगर तुम्हारी निगाहों का रुख बदल जाए किसी को तख्त के नीचे उतार सकते हो। इस्तेमाल कीजिए शेरे महाराष्ट्र। अशोक चौहान एमएलए और फिर कांग्रेसियों की भाभी एमएलए बनी, वो किसकी बदौलत? अशोक चौहान अगर दिल्ली से लेकर मुंबई के वजीर आला की कुर्सी पर बैठकर, वो अलग बात है कि आदर्श के स्टैंड में हटा दिया गया, लेकिन किसकी बदौलत? आज वो लोग हमसे सवाल करते हैं कि हमारे पास क्या है, हम ठहर गए, किसी ने ठहरा दिया। मुसलमानों में अजीब बीमारी, ये अजीब मुसीबत आ गई है कि अगर नहीं ठहरते हैं तो फौरी इल्जाम आयद होता है कि इसको अशोक चौहान ने कुछ साठगांठ कर दिया। अगर ठहरते हैं तो यही कांग्रेस के गुलाम इल्जाम लगाते हैं कि बीजेपी की तरफ से कुछ मिल गया। आपके सामने जिस उम्मीदवार को हम लेकर आए हैं इस मुठभेड़ में, आप तो वाकिफ होंगे, केली के बड़े व्यापारी, बड़े कारोबारी, समद नाम अब्दुल समद, उनके आगे नाम के आगे क्या है? क्या है इनके नाम के आगे? सेठ है। सेठ किसको कहते हैं? किसको बोलते हैं सेठ? जो पैसे वाला होता है उसको सेठ बोलते हैं। क्या हम किसी से, किसी चारपाई से लेकर किसी के मोहताज बनकर खड़े हैं? अरे इनकी बात की हिस्ट्री देखो। आज हमसे बोल रहे हैं लोग, आज हमसे कह रहे हैं यानी मुसलमान इख्तिदार में नहीं है ना, यानी मुसलमान मुठभेड़ के नानेड़ की आवाम की आवाज बन के ऐवान पार्लियामेंट तक नहीं जा रहा, यानी कि मुसलमान और दलितों का हक नहीं है कि वो ऐवान बल्दिया से लेकर ऐवान असेंबली और ऐवान असेंबली से लेकर ऐवान पार्लियामेंट तक उनकी आवाज पहुंचे। हमको बोल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल समद साहब खानदानी आदमी और अशोक चौहान को इनकी उससे निकालो। अगर इस मजमे में अगर बुजुर्ग होंगे, अगर जानते होंगे चौहान खानदान को, चौहान परिवार को, तो कहेंगे हाँ मोइन भाई तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। चौहान का बाप शंकर राव चौहान मोढ़े में मुंशीगिरी करता था। हकीकत है मेरी बात, मुंशी की नौकरी नहीं, उतना भी मत गिराओ, मुंशी की नौकरी करता। लेकिन बोलो आप कि आज अगर हम मैदान में हैं तो हम पे इल्जाम, और ये लोग पूरे दूध के धुले हैं। अरे आज तुमको नहीं मालूम मेरे भाई, आज अगर मुसलमान मैदान में है तो कांग्रेस के गुलामों की कितनी खबर हो रही है मालूम आपको? मुठभेड़ में भी कांग्रेस के बहुत सारे गुलाम होंगे जो कल तक नहीं पूछता था, किसी को पानी को नहीं पूछता था, जब कोई आता तो इनकी भाभी अरे तुरे से बोलती थी। आज अगर आ रहे हैं तो फोन आ रहे हैं, आवना भैया बोला जा रहा है, गाड़ी दी जा रही है, पैसे दिए जा रहे हैं। इन कांग्रेसियों से कहा जा रहा है कि जाओ मुसलमानों के बीच में, और खुद चौहान और उसकी घरवाली और उसके बच्चे कल तक हमारे महल्लों के अंदर घूमने से घूमते थे तो नाक पे पल्लू बांधकर घूमते थे, लेकिन आज आके अस्सलाम वालेकुम खाला, अस्सलाम वालेकुम आपा ये बोल के जा रहे हैं। अपना सियासी निखार को पहचानो मुसलमान। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के इस जन्मदिन के मौके पर मैं खुल के कहना चाहता हूं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो तुमको हक दिया है वो हथियार दिया, और हथियार को इस्तेमाल करो। याद रखो जो तुम्हारे और हमारे पास जो हथियार है उस हथियार की ताकत को समझो, वो वोटों की ताकत है। हमारे एक गलत फैसले से ऐवान में गलत आदमी जाता है, और हमारे एक सही फैसले से ऐवान में सही आदमी जाता है। आज बताओ अगर जो लोग कांग्रेस की ताईद और हिमायत में उतरे हैं और घर घर जाकर
तायद कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, तो बताओ मेरे भाई, उनसे पूछो कि आज मुठभेड़ में कहीं देहात आसपास में लगे हुए हैं, मुठभेड़ को आने और जाने के लिए लोग कैसा आते हैं, कैसा जाते हैं, बस का इंतजाम तक नहीं। क्या मैं गलत कह रहा हूं? यहाँ के गांव खेड़ों को आने जाने के लिए बस का नज़म है? होना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? आज पानी की किल्लत से मुठभेड़ की अवाम जूझ रही है। क्या पानी की किल्लत को दूर करने का काम यहाँ के एमएलए का या यहाँ के एमपी का था या नहीं था? आज देहातों को आने जाने का मसला, शौचालय का पैसा आया, घरकुल का पैसा आया, कौन खाया उसको? कौन खाया? यही चौहान के लोग खाए, चौहान के गुलाम। मौलाना आजाद स्कूल, और उस स्कूल की शहरा रास्तों को आने जाने का जो रास्ता था उसको मुस्तकिल करने के बजाय वहां पर दीवार डाल दी गई। क्या ये गलत नहीं है? आज फूल के व्यापारियों का मसला, आज कितने मसाइल है यहां पर? आप बतलाइए कि रेलवे गेट के पास में कितनी खुदकशियां हुई, कितनी अमवात हुई, कितने लोग मरे, लेकिन उन जख्मी लोगों को अगर ले जाने की हम जान बचाने की कोशिश करते हैं तो क्या मुठभेड़ में कोई भी ऐसा बड़ा सिविल हॉस्पिटल यहां पर कायम है मेरे भाई? किसकी जिम्मेदारी है? एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जिम्मेदारी होती है, एक एमएलए की जिम्मेदारी होती है कि अपने पब्लिक का, अपने वोटर्स का, जिनका जनाधार उसकी तरफ बढ़ा है, उनका ख्याल रखे, उनके काम में क्या काम आते हैं। एक वो बना दिए गन्ने की फैक्ट्री, गन्ने किसान मुझे फोन कर बोले, आज मैं आ रहा था, मुझे फोन किए कि मोइन भाई इसकी फैक्ट्री है, बहुत बड़ा पैसे वाला है, लेकिन देखिए हम गरीब लोग हैं, किसान हैं, खेत में हल चलाते हैं, गन्ना उगाते हैं और अपने खून पसीने की जब कमाई का वक्त आता है, गन्ने को जब इसके हम खेत से लेकर इसके कारखाने पर जाते हैं तो वहां पर भी डंडी मारता, वहां पर भी डंडी मारता। काश्तकार है तो पूछ लो उनसे। मैं बोला कोई गलत काम नहीं, वो उसकी आदत है, सुधरने वाला नहीं है, आदर्श का काम किया नहीं सुधरा, उससे पहले की जिंदगी देखो वो भी नहीं सुधरा। आज गन्ने के किसानों का जो ये कुछ हो रहा है ये इसी की बदौलत है। इसलिए मेरे भाई आज वक्त और हालात हमको चीख कर पुकार कर कह रहे हैं कि आज हिंदुस्तान के हालात में बेहद जरूरी है कि हम अपनी आवाज को, जो हमारे लिए तड़पता है, हमारे लिए हमारे आंसू को पोंछने के लिए पहुंचता है, जो हमारा एहसास रखता है, हमारी तकलीफ पर आह बढ़ता है, उसकी तरफ बढ़ो। आज हिंदुस्तान के हालात देखो। मैं जब फोन किया तो उस वक्त यहाँ की जो मालूमात ले रहा था तो हमारे कमलेश चौधन थे, एडवोकेट कमलेश चौधन थे, चीख कर आसिफा के नाम से पुकार रहे थे, आसिफा के नाम से पुकार रहे थे। अरे कितनी आसिफाएं, कितनी हमारी बच्चियों के साथ में बलात्कार हुआ, उनके साथ में अस्मत रेजी हुई। बिहार के शेल्टर होम में तकरीबन 35 बच्चियों के साथ में बलात्कार हुआ। रात होती तो बच्चियां चीख उठती थी, उनके साथ में सब कुछ हुआ। कितने मॉब लिंचिंग के नाम पर कितने लोगों को शहीद किया गया। उठाकर देखो, तारीख गवाह है कि मॉब लिंचिंग का वाकया सबसे पहला वाकया हिंदुस्तान की तारीख में अगर कहीं हुआ तो आपके अपने महाराष्ट्र नथुराम गोडसे के शहर पुणे के अंदर मोहसिन शेख को मॉब लिंचिंग का शिकार बनना पड़ा। वो नौजवान नमाज पढ़कर, चेहरा था, दाढ़ी थी,
बाहर निकला उसको पत्थरों से पीस पीस कर मार दिया गया। तो ये किसके दौर इख्तिदार में हुआ? कांग्रेस की हुकूमत थी। वो नौजवान सोलापुर का रहने वाला था। जब मैं उसके घर गया तो उसके घर पे जाकर देखता हो तो एक माँ है, एक बहन है, एक बूढ़ा बाप है, रो रहे थे। मैंने अपनी तरफ से जो देना था इमदाद की उस वक्त में, और कहा कि क्या वजह है आपका बच्चा काम पे गया। उन बूढ़े माँ बाप की आंखों में आंसू थे। उसके भाई ने कहा कि मोइन भाई वो IT कंपनी में काम करता था, एक इंजीनियर था, हमारा गुजर बसर उससे चलता था। हमारे घर का चूल्हा सिलगाने का वो जरिया था। वो पुणे में काम कर रहा था। जब नमाज पढ़ा तो टिफिन साथ में था। नमाज के बाद टिफिन खाने के खाकर फिर से काम को जाने निकला तो फेसबुक पर कुछ आया और वहां के हिंदुत्व के हामी उन जालिमों ने उसको कत्ल किया। हमने एहतजाज किया। कांग्रेस के दौर इख्तिदार पृथ्वीराज चौहान उस वक्त का चीफ मिनिस्टर था, लेकिन एक नहीं सुनी गई। जब हम गए तो उसके बाद में हुसैन दलवाई भी आया, सब आए। हमसे पहले मोहसिन शेख के घर पे कोई नहीं गया। आज कांग्रेस वालों तुम कह रहे हो कि हम तुम्हारा तहफ्फुज़ करेंगे। मौलाना अब्दुल लतीफ साहब इस बात की गवाही देंगे जिनका ताल्लुक आपके इस शहर से है। जब पाकीज़ा फंक्शन हॉल में अशोक चौहान ने खुलकर कहा कि मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। अरे तू क्या हिफाजत करेगा? अगर तू हिफाजत करता था तो इस तरह जहां का इनकाउंटर नहीं होता था। अगर तू हिफाजत करता था तो नामेल के बेकसूर नौजवान, वो 4 बच्चे इनायत के कगार पर थे, वो बच्चे बेकसूर आज तक 4 बरस से 2012 से लेकर आज तक जेलों में है। अगर तू हिफाजत करता, तू हमारी मदद करता तो उस वक्त तेरा RR पाटिल हमारे बच्चों को दहशतगर्दी के नाम पर, बम धमाकों के नाम पर, चाहे वो धुलिया मालेगांव के नौजवान हो, के पूर्णा के हो, के परवनी के हो, के जालना के हो, के औरंगाबाद के हो, जेल में नहीं डालता। अगर तुम हमारी हिफाजत करते तो दुनिया के फसादात में मुसलमान शहीद नहीं होते, खाकी वर्दी वाले उन पर गोली नहीं चलाते। अगर तू हमारे हिफाजत की बात कर रहा है तो पाद बंधारे नगर में बजरंग दल के लोग बम बनाते हुए पकड़े गए। अगर तू हमारा हमदर्द होता तो उनको आज जेलों की सलाखों के पीछे फेंकता। अगर तुम हमारे खैर खा होते तो स्ट्रक्चर कमेटी की सिफारिशात पर अमल करें। अगर तुम मुसलमानों के सच्चे हमदर्द होते तो तुम लोग महमूद रहमान कमेटी पर अमल आवारी करते। अगर तुम लोग राष्ट्रवादी और कांग्रेस वाले चाहते तो हमको रिजर्वेशन मिल गया होता। आज हमारे भी सपने हैं, हमारे भी अरमान है, हमारे भी ख्वाहिशात है, हमारे भी उम्मीद है। क्या यहाँ पर बैठे हुए नौजवान या बुजुर्ग नहीं चाहते कि तुम्हारा बच्चा पढ़ लिख कर इंजीनियर बने? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा बच्चा भी प्रोफेसर बने? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे बच्चे भी डिग्री हासिल कर डॉक्टर बने? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे बच्चे भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकील बने? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे बच्चे भी जजेस बने? क्या तुम नहीं चाहते कि IPS की डिग्री हासिल कर कर तुम्हारे बच्चे भी SP और DSP बने? हम चाहते हैं, लेकिन हमको मजबूर किया गया। कांग्रेस के दौर इख्तिदार में अगर हमको हमारा हक मिलता, अगर रिजर्वेशन हमको मिल जाता तो हम भी पढ़ लिख कर आगे बढ़ते। क्या कमी है हममें? आज ही व्हाट्सएप में देख रहा था तो 3 IPS नूरुल हसन के साथ ठहरे हुए थे, खुशी हो रही थी और बच्चे नीचे कमेंट्स पे कमेंट कर रहे थे कि हमारे मुसलमान भाई आज IPS बने। लिस्ट कितनी है, कतार कितनी है, लेकिन बनते कितने हैं? क्या हमारी किस्मत में सिर्फ फूल बेचना है? क्या हमारी किस्मत में सिर्फ चाय के टेबल को पोछा मारना है? क्या हमारी किस्मत में सिर्फ
जोड़ना है। क्या हमारी बहनों की किस्मत में यही लिख दिया गया है कि मुठभेड़ के पटेलों के खेतों में जाकर काम करेगी? ऐ मेरे अम्बेडकर वादियों, अपने हक के लिए, ऐ मुसलमानों, अपने लिए हक के लिए उठो और उठकर खड़े रहो। याद रखो, अगर कोई तुम लोग बेवाओं की तरह रोते रहोगे कि मेरा सुहाग उजड़ गया, तो तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए कोई नहीं आगा। हक छीनने की ताकत को पैदा करो। हक मांगो नहीं, मांगने से नहीं मिलता। कब तक, आखिर कब तक इनको और देते रहोगे? अपनी ताकत तो बताओ। अरे हार होगी या जीत होगी, उसका फैसला तो अल्लाह करेगा। कि तुम्हारा ईमान अल्लाह उसके रसूल पर नहीं है, कि तुम इस्लाम को जानने और मानने वाले नहीं है, क्या तुमने कुरान और सुन्नत को नहीं पढ़ा? क्या तुमने मुसलमानों के असलाफ की कारनामों को, उनकी तारीख को नहीं पढ़ा? जंगे बदर में कितने थे? लोग बोलेंगे कि मोइन भाई सियासी स्टेज से मजहबी बात क्यों कर रहे? करूंगा, वो इसलिए करूंगा कि मेरा ताल्लुक अल्लाह से है, मेरा ताल्लुक कुरान से है, मेरा ताल्लुक सुन्नत नबवी से है, और मैं जो कुछ कहूंगा कुरान और सुन्नत के मुताबिक कहूंगा। इसलिए कि दलाइल की रोशनी में, दलाइल की रोशनी में मुसलमानों को समझ में आए। मुसलमान आज नाउम्मीद हो चुका है, मुसलमान आज एहसास कमतरी का शिकार हो चुका है। मुसलमानों को बार बार ये समझाया गया है, हम जैसा तुमको जीने दोगे तुम जियोगे, हम जैसा रखेंगे तुम वैसा रहोगे। हम उठो बोले तो उठना, हम बैठ जाओ बोले तो बैठ जाना। ये हमको एहसास कमतरी में मुब्तला कर कर ये सब कुछ कराया। जंगे बदर की तारीख क्या है? कितने थे हम, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तहिद थे, अल्लाह पर ईमान था, आखिरत पर ईमान था। वो हमारे आइडियल है, हमारे असलाफ है, जिसमें कुरान में अल्लाह ने हदीस नबवी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, असहाबी का नजूम इख्तदाए तुम मुख्तदाए तुम, कि मेरे सहाबा सितारों के मानिए, किसी एक की पैरवी करोगे तो फलाह को पहुंच जाओगे। सबसे अजीब बीमारी मुसलमानों हमारे अंदर जो आई है, सुन्नत और कुरान को हमने छोड़ा। आज अगर हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह है कि आज मस्जिदों को आबाद कर रही है। आज परेशान मुसलमान है, रोजी रोटी से परेशान है, पुलिस के जुल्म से परेशान है, कारोबार से परेशान है। अगर कुछ करने जाते हैं तो मॉब लिंचिंग का शिकार हो जाता है। मेरे भाई उठो, जो कौम घबराती है, जो कौम डरती है, जिन कौम के दिलों के अंदर बुज़दिली घर गा जाती है, उनके नस्लों की हिफाजत की जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। लेकिन जो कौम के नौजवान हैं, वे नौजवान उस कौम की रीढ़ की हड्डी हुआ करते हैं। याद रखो मेरे कौम के नौजवानों, किसी भी कौम की इज्जत उसके नौजवान तबके के हाथ में होती है, और वो अगर नौजवान बुज़दिल होते हैं तो उनकी इज्जतों को तार तार किया जाता है, उनकी औरतों की असमतों को छीन लिया जाता है, फिर दुपट्टे उठाए जाते हैं। और वो कौम जिसके नौजवान ताकतवर, हिम्मतवर होते हैं और आने वाले तमाम चीजों के मुकाबले के लिए तैयार रहते हैं, तो याद रखो दुनिया उनको सलाम करती है, दुनिया उनको सलाम करती है। छोड़ो सब कुछ, ये ना देखो कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, ये देखो कि एक तरफ शैतान है तो दूसरी तरफ राक्षस है, तो तीसरी जानी तुम्हारा अपना भाई कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ो। बहुत बार साथ दिया, बहुत बार साथ दिया चलाने, हासिल क्या? बेरोजगारी हासिल क्या हुआ? जेल की सोबतें हासिल क्या हुआ? जलते हुए मकान हासिल क्या हुआ? फसादात में मरे हासिल क्या हुआ? पुलिस की गोलियों का निशान बने हासिल क्या हुआ? इज्जतों की नीलामी हासिल क्या हुआ? असमतों को लूटा गया हासिल क्या हुआ?
एहसान जाफरी कौन सी पार्टी का था? गुजरात का रहने वाला एहसान जाफरी कौन से पार्टी का? कांग्रेस पार्टी। क्या कांग्रेस पार्टी एहसान जाफरी को बचा सकी? फिर क्यों रहे हम इनकी गुलामी? क्यों चले इनके पीछे? अब छोड़ो पुराना राग लापना, एक नई तारीख लिखो मुसलमानों। आने वाली नस्लों के लिए कुछ ऐसा लाएअमल, कुछ ऐसा रास्ता छोड़ के जाओ कि आने वाली नस्लें फखर से सीना तान कर कहे कि हाँ, हमारे बाप दादा की कुर्बानी का नतीजा है कि आज हम तुमसे आंख में आंख डालकर बात कर रहे हैं, तुम्हारे बराबर है, तुम्हारे गुलाम नहीं। वो कौम जिसने हिंदुस्तान की आजादी में अपना सब कुछ गंवाया, रेशमी रुमाल की तहरीक को छेड़ने वाला मुसलमान, काले पानी की सजाओं को काटने वाला मुसलमान, दिल्ली से लेकर मीरठ तक, दिल्ली से लेकर मौजूदा पाकिस्तान के पेशावर तक जितने रास्ते में दरख्त थे, उन रास्तों के दरख्तों पर हमारे उलमाए इकराम की लाशों को लटकाया गया। और वो लाशें इस बात की गवाही दे रही थी कि इस मुल्क हिंदुस्तान को अंग्रेजों की गुलामी से हमको आजाद करवाना। हम जान दिए, हम माल दिए, तहरीकों को हमने छेड़ा, सब कुछ हमने गवाया, लेकिन हमारे हिस्से में क्या आया? हमारे मुकद्दर में क्या आया? सिफर। और उस वक्त ये नथुराम गोडसे के मानने वाले, ये संघ परिवार वाले, ये राम सेना के लोग, ये आरएसएस के लोग, ये संघ परिवार के लोग चापलूसी कर रहे थे, अंग्रेजों की जूतियां सीधी कर रहे थे। लेकिन आज आईबी में कौन है? एटीएस में कौन है? एनआई में कौन है? मुल्क के कई जगह से कौन? आज जुडिशरी में कौन? आज बड़े बड़े ओहदों पर कौन है? वो लोग जो चापलूसी कर रहे थे। और वो हम जिनके हिस्से में दीवार भी आई तो गिरती ही दीवार, जिनके हिस्से में पंचर जोड़ना आया, पाने पकड़ हमको दे दिए गए। मेरे भाई, मेरी इस आवाज को समझो, वक्त है, समझो, याद रखो, हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और जमहूरियत में उसी के पास उसी की बात मानी जाती है जिसके पास सियासी ताकत है। सियासी ताकत पैदा करो, एक हो जाओ, नेक हो जाओ, अपने इत्तेहाद के जरिए से दुनिया को पैगाम दो कि कोई आए या ना आए, लेकिन हम हमारे भाई को जिताने के लिए 18 तारीख को अलग सुबह फजर की नमाज पढ़कर पोलिंग बूथ पर जाकर साइकिल के निशान का बटन दबाकर साइकिल को यहां से इतना चलाएंगे कि रास्ते में अगर कोई फूल लेकर, हाथ लेकर भी खड़ा है तो उसको हटाकर इतनी जोर से पैडल मारेंगे कि इंशाअल्लाह ताला आपके इस भरोसे उम्मीद पर आपके वोटों के बदौलत दिल्ली की कुर्सी पर जाकर ऐवान पार्लियामेंट में हमारे अब्दुल समद साहब बैठ जाएंगे। वाक़िअत दावाना